नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे 1962 के भारत चीन युद्ध से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे भारत चीन युद्ध किन परिस्थितियों ने जन्मा और किन परिस्थितियों में हमें इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। क्या यह एक राजनीतिक विफलता थी या फिर हमारी नासमझी? कोई भी व्यक्ति जो हिमालय की ऊंचाई में चीन के साथ अल्पकालीन लेकिन कटु सीमा युद्ध का साक्षी है, वो आधी सदी के बाद भी सदमा भूला नहीं है। इस युद्ध में भारत की सैन्य पराजय हुई थी और वो राजनीतिक विफलता भी थी। इस युद्ध के इतिहास को इतनी बारीकी से लिखा गया कि उस जमीन पर दोबारा चलने की आवश्यकता नहीं जिस पर इतनी अच्छी तरह से काम हुआ है। ये कहना पर्याप्त होगा जैसे जवाहरलाल नेहरू के आधिकारिक आत्मकथा लिखने वाले एस गोपाल ने लिखा था, चीजें इतनी बुरी तरह गलत हुई कि अगर ऐसा वाकई में नहीं होता तो उन पर यकीन करना मुश्किल होता। लेकिन ये गलत चीजें इतनी हुई कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने अपनी सरकार पर गंभीर आरोप तक लगा दिए। उन्होंने चीन पर आसानी से विश्वास करने और वास्तविकताओं की अनदेखी के लिए सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने भी खुद संसद में खेदपूर्वक कहा कि हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे और हम एक बनावटी माहौल में जी रहे थे जिसे हमने ही तैयार किया था। इस तरह उन्होंने इस बात को लगभग स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ये भरोसा करने में बड़ी गलती की कि चीन सीमा पर झड़पों, गश्ती दल के स्तर पर मुठभेड़ और तू मैं से ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हालांकि चीन के साथ लगातार चल रहा संघर्ष नवंबर 1959 से ही शुरू हो गया था, जब लद्दाख के कोंगकाला में पहली बार चीन ने खून बहाया था। इसके बाद गलतियां होती गई। इसके लिए हमारे प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, लेकिन उनके सलाहकार, अधिकारी और सेना भी बराबर के दोषी हैं, क्योंकि इनमें से किसी ने भी नेहरू से ये कहने की हिम्मत नहीं दिखाई कि वो गलत थे। उनका बहाना वही पुराना था, यानी नेहरू सबसे बेहतर जानते थे। चीन के एक तरफा युद्ध विराम के बाद सेना प्रमुख बने जनरल JN मुच्छू चौधरी का विचार था, हमने ये सोचा था कि हम चीनी शतरंज खेल रहे हैं, लेकिन वो रूसी रोले निकला। जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए उनकी सूची काफी लंबी है, लेकिन शीर्ष पर जो दो नाम होने चाहिए उनमें पहले हैं कृष्ण मेनन, जो 1957 से ही रक्षा मंत्री थे। दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल का है, जिन पर कृष्ण मेनन की छत्रछाया थी। लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल को पूर्वोत्तर के पूरे युद्ध क्षेत्र का कमांडर बनाया गया था। उस समय वो पूर्वोत्तर फ्रंटियर कहलाता था और अब इसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। BM कॉल पहले दर्जे के सैनिक नौकरशाह थे, साथ ही वे गजब के जोश के कारण भी जाने जाते थे, जो उनकी महत्वाकांक्षा के कारण और बढ़ गया था, लेकिन उन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। ऐसी गलत नियुक्ति कृष्ण मेनन के कारण संभव हो पाई। प्रधानमंत्री की अंधश्रद्धा के कारण वो भी जो चाहते थे वो करने के लिए स्वतंत्र थे। एक प्रतिभाशाली और चिड़चिड़े व्यक्ति के रूप में उन्हें सेना प्रमुखों को उनके जूनियरों के सामने अपमान करते मजा आता था। वो सैनिक नियुक्तियों और प्रमोशंस में अपने चहेतों पर काफी मेहरबान रहते थे। निश्चित रूप से इन्हीं वजहों से एक आइडियल मंत्री और चर्चित सेना प्रमुख जनरल KS थिमैया के बीच बड़ी बकझक हुई। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्हें अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए मना लिया गया। लेकिन उसके बाद सेना वास्तविक रूप से मेनन की अर्दली बन गई। उन्होंने कॉल को युद्ध कमांडर बनाने की अपनी नादानी को अपनी असाधारण सनक से और भी जटिल बना लिया। हिमालय की ऊंचाइयों पर कॉल गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें दिल्ली लाया गया। मेनन ने आदेश दिया कि वे अपनी कमान बरकरार रखेंगे और दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग के अपने घर से वे युद्ध का संचालन करेंगे। सेना प्रमुख जनरल PN थापर इसकी पूरी तरह खिलाफ थे, लेकिन वे मेनन से टकराव का रास्ता मोल लेने से डरते थे। ये जानते हुए कि कॉल
स्पष्ट रूप से कई मामलों में गलत थे। जनरल थापर उनके फैसले को बदलने के लिए भी तैयार नहीं रहते थे। इन परिस्थितियों में आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि नेहरू के 19 नवंबर को राष्ट्रपति कैनेडी के लिखे उन भावनात्मक पत्रों से काफी पहले मेनन और कॉल पूरे देश में नफरत के पात्र बन चुके थे। इसका नतीजा स्पष्ट था। कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर लोगों को संसद ने अपना ज्यादा समय और ऊर्जा आक्रमणकारियों को भगाने के बजाय मेनन को रक्षा मंत्रालय से हटाने में लगाया। नेहरू पर काफी दबाव पड़ा और उन्होंने मेनन को 7 नवंबर को हटा दिया। कॉल के मामले में राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने जैसे सब कुछ कह दिया। 19 नवंबर को दिल्ली आए अमेरिकी सीनेटरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इनमें से एक ने यह पूछा कि क्या जनरल कॉल को बंदी बना लिया गया है। इस पर राष्ट्रपति राधाकृष्णन का जवाब था, दुर्भाग्य से ये सच नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर फैसला लेना इतना अव्यवस्थित था कि मेनन और कॉल के अलावा सिर्फ 3 लोग, विदेश सचिव MJ देसाई, खुफिया जार BN मलिक और रक्षा मंत्रालय के शक्तिशाली संयुक्त सचिव HC सरीन की नीति बनाने में चलती थी। इनमें से सभी मेनन के सहायक थे। मलिक की भूमिका बड़ी थी। मलिक नीतियां बनाने में अव्यवस्था फैलाते थे, जो एक खुफिया प्रमुख का काम नहीं था। अगर मलिक अपने काम पर ध्यान देते और ये पता लगाते कि चीन वास्तव में क्या कर रहा है, तो हम उस शर्मनाक और अपमानजनक स्थिति से बच सकते थे। लेकिन इसके लिए उन्हें चीन की रणनीतियों का पता लगाना होता। लेकिन भारत पूरी तरह स्पष्ट था कि चीन की ओर से कोई बड़ा हमला नहीं होगा। लेकिन माओ, उनके शीर्ष सैनिक और राजनीतिक सलाहकार सतर्कतापूर्वक योजना बनाने में व्यस्त थे कि कैसे भारत के खिलाफ सावधानी पूर्वक प्रहार किया जाए, जो उन्होंने किया भी। नेहरू ने यह सोचा था कि भारत चीन संघर्ष के पीछे चीन सोवियत फूट महत्वपूर्ण था और इससे चीन थोड़ा भयभीत रहेगा। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि क्यूबा के मिसाइल संकट की जानकारी का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करते हुए नेहरू को सबक सिखाने का माओ का संदेश निकिता खुश्चेव के लिए भी था और इसी कारण सोवियत नेता ने संयम बरता। भारत को इस मिसाइल संकट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 25 अक्टूबर को रूसी समाचार पत्र प्रावदा ने भी यह कह दिया कि चीन हमारा भाई है और भारतीय हमारे दोस्त हैं। इससे भारतीय कैंप में निराशा की लहर दौड़ गई। प्रावदा ने यह भी सलाह दी कि भारत को व्यवहारिक रूप से चीन की शर्तों पर चीन से बात करनी चाहिए। यह अलग बात है कि क्यूबा संकट का समाधान करीब आते ही रूस अपनी पुरानी नीति पर आ गया। लेकिन माओ ने आक्रमण का समय इस हिसाब से तय किया था। आखिर में माओ ने भारत में वो हासिल कर लिया जो वो चाहते थे। वो खुश्चेव को कैरिबियन में कायरता और हिमालय में विश्वासघात के लिए ताना भी मार सकते थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी 1962 के भारत चीन युद्ध से जुड़ी हुई। आशा करता हूं हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,